नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह और आज हम बात करेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के रिश्ते कैसे हैं, क्या ये भारत के हित में है या कुछ अलग है, क्या प्रभाव पड़ेगा ट्रंप के आने से भारत पर। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में मेरे सहयोगी अंकित तिवारी। नमस्कार। अंकित से जानकारी लेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, भारत के हित में है या अहित में है। अंकित, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली तो मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया एक्स पे ट्वीट किया कि मेरे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप। तो ये भारत के डोनाल्ड ट्रंप कितने प्रिय मित्र हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक जो सबसे खास बात है, जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि ट्रंप को प्रेडिक्ट करने वाले या ट्रंप के बारे में जो भी जानते हैं वो एक बात कहेंगे कि ट्रंप को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो ट्रंप क्या करने वाले हैं ये एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम है, सब अपने हिसाब से गेसी कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही भारत और अमेरिका के रिश्तों की या डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग की, तो इससे पहले भी जब ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में थे तब दोनों के बीच में बहुत अच्छा ब्रोमेंस रहा था। उसको सोशल मीडिया पे ब्रोमेंस करके बहुत ज़्यादा उसको प्रचारित किया गया। लेकिन उन रिश्तों ने मतलब यहाँ तक हुआ था कि यहाँ पे पहले केम छो ट्रंप, बाद में नमस्ते ट्रंप करके प्रोग्राम कराया गया। वैसे ही मोदी, वैसे ही अमेरिका के टेक्सास में मोदी जी जब गए तो हाउडी मोदी हुआ। तो इन दोनों के बीच में रिश्ते कमोबेश बहुत अच्छे रहे हैं। प्लस ट्रंप का जो वर्ल्ड व्यू है, सेंटर राइट है ट्रंप, मोदी जी भी सेंटर राइट ही हैं। फिर उसके बाद दोनों का जो, जैसे इनका भारत को लेके इंडिया फर्स्ट का ये है, वैसे ही ट्रंप का चुनावी कैंपेन ही ये था अमेरिका फर्स्ट। तो बहुत ही आइसोलेशनिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं ट्रंप। तो इसके लिए ट्रंप और मोदी अपने अपने हिसाब से इस चीज़ को देखेंगे और आगे जो भी होगा उसमें जो सबसे खास बात ये होगी कि पॉलिटिक्स कैसे प्ले आउट करती है। बिल्कुल, किसी भी देश के लिए जो है अपना देश तो पहले होगा, सबसे सर्वप्रथम रहेगा, चाहे वो भारत हो अमेरिका हो। अपने हित में देख कर के हम दूसरे के प्रति किस तरह से हमारे संबंध रखने हैं और क्या फैसले लेने हैं। तो अपना हित तो कोई भी देखेगा, अपने भारत भी देखेगा, नरेंद्र मोदी जी भी देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप जी भी देखेंगे। लेकिन शपथ ग्रहण के समय जो कुछ भी हुआ, ऐसा शपथ ग्रहण से बस आधे घंटे बाद जो है बैठक हो गई हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की और वहाँ के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म हुआ, आधे घंटे में सबसे पहले बैठक हुई भारत के साथ। तो ये क्या संदेश देता है? हाँ, मतलब जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म हुआ तो वॉशिंगटन से जो सबसे पहली खबर जो इंडिया के लिए जरूरी थी वो ये थी कि भारत से हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं। वो एक करियर डिप्लोमेट खुद ही रहे हैं, फिर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए और अभी वो विदेश मंत्री रहे हैं। तो उन्होंने जो वहाँ के एनएसए हैं, माइकल वॉल्ट्ज और या फिर मार्को रूबियो जो वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं नए, तो उनसे जो मुलाकात हुई, फिर उसके तुरंत बाद क्वाड की मुलाकात, क्वाड की बैठक हुई, क्वाड के विदेश मंत्रियों की। तो इससे एक चीज साफ प्रभाव दिखा भारत का जी। इससे एक चीज साफ होता है कि ट्रंप जो है वो जो अमेरिका की जो बीच में पॉलिसी आई थी बाइडेन एरिया में, क्योंकि वो रसिया पे दोबारा शिफ्ट हो रहे थे, बट ट्रंप का जो इकोनॉमिक वॉर है चाइना के साथ, उसको वो दोबारा गेयर अप करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप अपना नंबर 1 एनिमी रसिया को नहीं मानते हैं, क्योंकि रसिया अभी सिसीडिंग पावर है, वो अभी कमज़ोर होता जा रहा है। इसके लिए जैसे यूक्रेन से भी जो वॉर है वो भी डिसाइसिवली नहीं जीत पाया है अभी तक रसिया। तो इसके लिए ट्रंप अपने आप को ऐसा पोस्चर कर रहे हैं। इसमें इन मीटिंगों से दो चीज़ बिल्कुल साफ होती है कि जो क्वाड है, जैसे नाटो अभी कमज़ोर हो रहा है, बट क्वाड जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं, तो इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों का मीटिंग से ये सीधा संदेश जाता है कि क्वाड में इंडिया जो है वो ओपनली
साथ आ रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, ऑस्ट्रेलिया और जापान पहले से ही अमेरिका के पाले में है, ओपनली है, घोषित रूप से है। पर इंडिया जो है वो बैलेंस करके रखता है, वो रसिया को भी और अमेरिका को भी, दोनों को बैलेंस करके रखता है। बट क्वाड के मीटिंग से ऐसा जाना है तो मीडिया में ये परसेप्शन बन सकता है कि अमेरिका के साथ हैं, जो कि उनको लोकली बहुत फायदा देगा ट्रम्प को, कि आते ही उन्होंने जो न्यूट्रल था उस बंदे को अपने साथ ले लिया। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। हमारे लिए भी महत्व जा रहा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है, अमेरिका ने जो दिया। ये बात, दो बातें जो है भारत के लिए बहुत हित में हम देख रहे हैं कि ट्रम्प के आने से पहले ये डिसीजन हो गए, निर्णय हो गए। एक तो कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिनकी वजह से भारत की बहुत परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि वो जो है खालिस्तानियों के बहुत ही समर्थन दे रहे थे, खुलेआम समर्थन दे रहे थे। और गुरुपतवंत सिंह पन्नू और दूसरे तरह के जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, वो भारत को कुछ कर तो नहीं पा रहे थे, लेकिन गिदड़ की और दूसरे तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ा काम हो गया ट्रम्प के आने से पहले ही कि ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया। और दूसरा जो काम हो गया कि भारत के हित में, मुझे लगता है कि हिंडनबर्ग जो है वो शटर डाउन कर दिया, अपना शटर क्लोज कर दिया। तो ये भारत के हित में आपको लगता है क्या? दो बड़े मामले। देखिए, दोनों चीज़ें भारत को अल्टीमेटली फ़ायदेमंद ही हैं। पहला जो हिंडनबर्ग रिसर्च का मामला है, तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो पिछले उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जब से वो बनी, उसने सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपना टारगेट बनाया, उनके साथ शॉर्ट सेलिंग की। तो उनका बेसिक मोटोस ऑपरेंडी ये था, किसी एक शेयर को पकड़ो, उसको शॉर्ट सेलिंग करो, उससे पैसा बनाओ, आगे चले जाओ, फिर अगले कंपनी को पकड़ो, शॉर्ट सेलिंग एक रिसर्च पेपर डालो, उनका इकोनॉमी डाउन हो, फिर रिसर्च करो। तो ये तो शेयर मार्केट की बात हो गई। इससे इंटरनेशनली इंडिया को एक बैड प्रेस मिलता है, क्योंकि अगर आपका लगातार शेयर मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, खासकर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, उनको डाउट होता है पैसा डाले नहीं डाले निवेश के लिए। हाँ, निवेश के लिए। तो इसके लिए ये एक अच्छी खबर मानी जाएगी भारत के लिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हुआ। प्लस जो हिंडनबर्ग के जो मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया बंद क्यों हुआ, तो उन्होंने बहुत ही मतलब अनकन्विंसिंग सा दिया कि इसका समय पूरा हो गया है, अब हमें नहीं लगता कि इसकी बहुत जो बात कही कि क्यों बंद हुआ, वो विश्वसनीय नहीं लगता। क्या कहेंगे? विश्वसनीय मतलब अब उनकी कंपनी है, उन्होंने बंद कर दिया, बट उनके ऊपर प्रेशर था नहीं था ये तो बात की बात है। बट उन्होंने जो खुद से स्टेटमेंट जारी किया वो बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक स्टेटमेंट बहुत लोगों को नहीं लगा। और बहुत एक्सपर्ट्स ऐसा भी लिख रहे हैं कि हो सकता है कि ये कोई कूटनीतिक दबाव में लिया गया फैसला हो। जहाँ तक बात रहा कनाडा और ट्रूडो का, तो कनाडा की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा ही अमेरिकन मार्केट पर डिपेंड करता है। बेसिकली बात यह है कि कनाडा मैन्युफैक्चरिंग करता है और अमेरिकन मार्केट में डंप करता है। ऑल्दो वो दो अलग अलग देश हैं, दोनों का बॉर्डर बहुत सीमित है। कनाडा की 80% तक आबादी यूएस के बॉर्डर के आसपास ही रहती है। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो दोनों देश एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंड करते हैं। इसके लिए ट्रम्प का प्रेशर बनाना बार बार, और इस प्रेशर को ना सह पाना, और ट्रूडो उस पर रिजाइन दे देते हैं। ट्रूडो के रिजाइन देने के में सबसे बड़ा हाथ ट्रम्प का मीडिया में ऐसा देखा जा रहा है। बट पिछले 2-3 सालों में जो कुछ भी हुआ, कनाडा में इन्फ्लेशन हुआ, थोड़ी बहुत राइटिंग्स हुई, थोड़ा बहुत पब्लिक डिस्टर्बेंस भी रहा। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि कोई एक कारण से उन्होंने रिजाइन नहीं किया होगा। हाँ, बट उसमें और भी कारण बहुत रहे होंगे, और भी 3-4 कारण रहे होंगे। लेकिन भारत के हित में है कि अब जो खालिस्तान का खुला ओपन समर्थन जो मिल रहा था कनाडा में, वो बंद हो गया है। आपने देखा होगा कि ट्रूडो के रिजिग्नेशन के बाद, त्यागपत्र देने के बाद में, वो बहुत बातें नहीं आ रही, ठंडे पड़े हैं। आप पन्नू ने कोई वीडियो जारी नहीं की, जबकि उसने कहा था कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हम कुछ धमकी दी थी। लेकिन अभी इस बार जब से ट्रूडो ने रिजाइन किया है, कोई बात नहीं आई, खालिस्तानियों की कोई गतिविधियां सामने नहीं आई। तो ये भारत के लिए बड़ी बात है कि नहीं?
देखिए उसके लिए मीडिया में जो बात आ रही है उसके लिए भारत के लिए ये एक फ़ायदे माना जाएगा, क्योंकि जैसे मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा था कि कारण बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे ट्रूडो। अगर चुनाव होता तो ट्रूडो डेफिनेटली 100% हार रहे थे। इसके पहले ही उन्होंने खुद से रिजाइन दिया और इसका कारण बने ट्रंप। हुआ यूँ कि एक डिनर पे बुलाते हैं जीतने के बाद, और उस डिनर के बाद ट्रंप ट्वीट कर देते हैं कि मैंने उन्हें ऑफर दिया कि मैं कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देता हूँ, आप उसके गवर्नर बन जाइए। वो मेरा अपना देश दे दे ठाकुर वाली बात हुई। हाँ मतलब अपना देश मुझे दे दो और टैरिफ से बच जाओ। टैरिफ से बच जाओ। हाँ? तो टैरिफ की बात जब हुई है तो ये भी कनाडा की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि वो 25% उन्होंने बोला है कि हम टैरिफ तुम पे उस पर जो है ना आर्थिक युद्ध की संज्ञा दी गई है, आर्थिक युद्ध बताया गया है। अमेरिका ने कहा है कि कनाडा पे हम आर्थिक युद्ध लाने वाले हैं। हालांकि कनाडा ने भी उसका जवाब दिया है, वो 25% तक टैरिफ लागू करेंगे। देखिए तो ये कनाडा के लिए कितना मुश्किल है, और आगे वाले भविष्य में इनके 5 साल जो इनके कार्यकाल होंगे उसमें कनाडा की परेशानी और बढ़ेगी क्या? देखिए कनाडा को लेकर जो पिछले 4-5 सालों में ये रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेशन होता जा रहा है। वो अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि वो नाटो का मेंबर है, नाटो है, अमेरिका है उसके प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा, वो बहुत ही ज़्यादा जो भी प्रोड्यूस करता है उसका एक बहुत बड़ा चंक 70-80, किसी रिपोर्ट में 60 से लेके 80% तक, वो अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग नंबर हैं, बट अगर 60 से 80% तक प्रोडक्ट सिर्फ एक देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट कम है, तो जो फिजिकल डिफिसिट में जो फ़र्क आता है उसको लेकर ट्रंप बहुत ज़्यादा चिंतित है। वो उनसे व्यापार घाटा कम करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो इस बात को लेके ये पूरा इकोनॉमिक मामला है। ये जो भी है कि अपना देश दे दे, ये हमको भी मालूम है कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, मुश्किल चीज़, और मजाक में बातें कही गई है, लेकिन किसी के साथ इस तरह की बात करना भी बड़ी बात होती है। बट यही बात है कि ट्रंप के इस प्रेशर को ट्रूडो, जो उनके घर में पहले से ही कमियां थी, और प्लस ट्रंप के एक्सटर्नल प्रेशर को वो नहीं झेल पाया, जिसके हिसाब से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ट्रूडो अकेले सरकार अपने दम पे बहुमत की सरकार नहीं चला रहे थे, उनके साथ जगमीत सिंह है, सिख नेता है, उनकी पार्टी समर्थन में थी, और वो डायरेक्ट रूप से कभी खालिस्तान को इंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन उनके पार्टी से जुड़े हुए या फिर वो जो पूरा सिख का जो जत्था का पॉलिटिक्स होता है वहाँ पे, वो लोग आपस में करते हैं, और इसलिए वहाँ पे कनाडा के। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप जो बता रहे हैं कि ये सारी बातें हैं, ये परेशानियों के बीच में सरकार चला रहे हैं, अभी भी हैं वहाँ के कार्यवाहक जी। तो लेकिन भारत का दबाव तंत्र काम आया, भारत के लिए तो फायदेमंद हो गया। हाँ, ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये खालिस्तान का एक जो है ना स्वर्ग हेवन बनते जा रहा था कनाडा। अभी भी आगे कौन सा वहाँ पे पीएम बनते हैं देखना होगा। भारत के भी 2-3 लोगों का नाम चल रहा है। हम एक बार फिर से हिंडनबर्ग पे आते हैं। हिंडनबर्ग के बंद होने से, जब भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती थी, भारत के जो है भारत के राजनीति में खलबली मच जाती थी, विपक्ष एकदम हमलावर हो जाता था सत्ता सरकार पर। राहुल गांधी कई बार उसके मुद्दे उठा चुके थे। तो ये क्या लगता है कि ये मोदी सरकार के लिए भी, भारत सरकार को छोड़ दो, मोदी सरकार या एनडीए या बीजेपी के लिए भी एक राहत की बात है कि हिंडनबर्ग बंद हो गया? देखिए, जैसे भारत के मतलब जो अभी जो राजनीति चल रही है उसमें अब इस बार चुनाव से तो थोड़ा विपक्ष मजबूत हुआ, उससे पहले विपक्ष बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, बहुत ही ज़्यादा हाशिए पे था। तो उसके पास अपने मुद्दे बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे, उनका ग्रास रूट पे वो कनेक्ट नहीं था, वो नहीं करना चाह रहे थे, वो सड़क पे नहीं जा रहे थे, जो भी बातें रहे हों, पर वो सरकार के खिलाफ एक क्रेडिबल विपक्ष नहीं बन पा रहे थे। पिछले 10 साल तो कोई नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहा है। तो इसलिए क्या होता था कि जब भी कोई विदेशी मुद्दे आते थे, कुछ रिपोर्ट छपती थी, कोई भी रिपोर्ट छपती थी, चाहे हंगर इंडेक्स को लेके हो गया या फिर प्रेस के लेके हो गया, जो भी रिपोर्ट्स आते थे उसी को वो कैच करते थे और फिर उसी के इर्द गिर्द एक मुद्दा बनाने की विपक्ष की तैयारी होती, हाँ, कोशिश करते थे। हालांकि वो मुद्दा बनाने में, नैरेटिव सेट करने में सफल नहीं हुए। ज़्यादातर बार देखा गया कि उन्होंने मुद्दा तो उठाया, लेकिन शेयर मार्केट पे 1-2 दिन कुछ असर भी दिखा, डाउन रहा, काफ़ी असर पड़ा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर उसे एकदम उछाल, मतलब उससे ज़्यादा उछाल आया और शेयर मार्केट फिर वहीं के वहीं मतलब अच्छी तरह चलने लगा। और भारत की अर्थव्यवस्था पर
बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा और वो नैरेटिव सेट करने में सफल नहीं हो पाए। इसका असर चुनाव पे देखा गया और बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं हुआ उस वजह से। अब हम बात कर रहे हैं, एक पाकिस्तान की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान का। तो क्या पाकिस्तान पर भी भारत का दुश्मन देश है पाकिस्तान, खुलेआम दुश्मन देश है चीन और पाकिस्तान। तो क्या चीन पे पाकिस्तान पे भी शिकंजा कसने की कोशिश की उन्होंने? देखिए, ट्रम्प जैसे मैंने बताया वो बहुत ही अपने आप को आइसोलेशनिस्ट पॉलिटिक्स से करते हैं। अमेरिका की जो हिस्ट्री रही है, क्योंकि अमेरिका को शुरू से ही यूएसएसआर पहले, फिर रसिया उनका दुश्मन हुआ करता था कोल्ड वॉर के दौरान पे, तो उन्होंने पेशावर में अपना एयरबेस ले लिया था, U-2 उड़ाए जाते थे, फिर अफ़गान जिहाद चालू हो गया, फिर 9/11 हो गया, फिर अमेरिका आ गया अफ़गानिस्तान में। तो उसके लिए इस पूरे एरिया में, उसके पहले जाएंगे तो बगदाद पैक्ट साइन हुआ, सीटो सेंटो साइन हुआ। तो ये पूरी हिस्ट्री हमें ये एक चीज़ बहुत क्लियर कर देती है कि अमेरिका को एक ऐसा राष्ट्र चाहिए था जो मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता हो और जहाँ पे उसकी बिडिंग की जा सके, अमेरिका के बदले कोई उनकी लड़ाई लड़ सके। उसके लिए कौन से देश तैयार होंगे? तो यहाँ पे जब 1947 में आज़ादी, पहले बंटवारा हुआ फिर आज़ादी मिली, तो पाकिस्तान ने उसको एक मौके की तरह देखा। वो हमेशा अमेरिका से डॉलर लेता था और उनको जो चाहिए था, उनको एयरबेस चाहिए थे, एयर पे बेस दिए, सैनिक चाहिए थे, सैनिक दिए। जैसे 2000 से पहले जिन लोगों को यूएसएसआर के खिलाफ वो लड़ा रहे थे, अफगानियों को पहले तालिबान बोल के, तालिबान आने से पहले जो मुजाहिदीन हुआ करते थे उनको पैसे लेके वो लड़ा रहे थे। हम इतना पीछे नहीं जाते हैं, ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। हम अभी की बात कर रहे हैं और भारत के हित की बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत पर की राजनीति पे या भारत के अर्थतंत्र पे या भारत के दुनिया भर के देशों के संबंध पे क्या असर पड़ा है। मैं ये बात कर रहा था कि अभी जो है अफ़गानिस्तान के वहाँ पे 25,000 शरणार्थी जो हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं। 25,000 शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनका खाना पीना पूरा जो है पाकिस्तान को देखना पड़ रहा है। तो जब बाइडेन सरकार थी तो ये तय हुआ था कि हम उनको अमेरिका में शरण देंगे, तो तुम परेशान मत हो, चिंता मत हो, वो रखो, हम प्लान बना रहे हैं, नीति पॉलिसी तैयार कर रहे हैं और हम उनको अमेरिका में शरण देने वाले हैं। इसमें 1,600 शरणार्थियों के लिए पूरा तय हो गया था कि कभी भी अमेरिका उनको शरण देने के लिए अमेरिका में बुला सकता था। लेकिन ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए, उन्होंने ये नीति ही ख़त्म कर दी कि हमें ये देना ही नहीं किसी को। उन्होंने शरण देने से एकदम मना कर दिया जी। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि कितना पाकिस्तान को झटका है। देखिए, उस लिहाज से देखा जाए, मैं वही बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान जो रहा है वो हमेशा से रेंटियल स्टेट बना रहा है। कि दूसरे का बिडिंग करेंगे। इसके लिए जैसे ही अफगान जिहाद खत्म हुआ तो अमेरिका का क्या काम इस दुनिया के हिस्से में? पाकिस्तान तब तक इम्पोर्टेंट रहा है जब तक अमेरिका को ज़रूरत रही है उसकी। तो ज़रूरत होगी तो उसके बदले पैसे चाहिए उसको, तो इसीलिए पैसे आने बंद रहे हैं। अफगान जिहाद इतना खींचा क्योंकि पैसे चाहिए थे। तो पाकिस्तान अपना इकोनॉमी बनाने में नाकाम रहा है, इसीलिए उसको बाहर से या तो चीन पैसा दे, या तो सऊदीया पैसा दे, या तो अमेरिका पैसा दे। तो इसीलिए पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में लड़ाई लगी रहे ताकि उसे पैसे मिलते रहें। अभी वहाँ पे एक और एक मसला है कि ट्रंप जो है वो ईरान से कैसे डील करते हैं। अगर ईरान के साथ वो उनका कन्फ्रंट्रेशन होता है तो ईरान का भी पड़ोसी है पाकिस्तान, तो उसके लिए रास्ता खुल जाएगा। बट ट्रंप है वो खुली तौर से पाकिस्तान को नहीं पसंद करते हैं और वो पाकिस्तान छोड़िए किसी भी देश को एड देने के बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं रहते थे। इसमें तो ये हम मान के चलें कि ये भारत के लिए अच्छा ही है कि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट देना एक तरह से बंद कर दिया। इसमें एक और एक चीज़ देखा जाए कि जैसा लोग बोलते हैं कि कश्मीर का विवाद 19 बंटवारे से शुरू हुआ, लेकिन अगर हम देखते हैं कि 1988-89 के पास अफगान जिहाद अपने चरम पे था और ठीक वही समय है जब कश्मीर में बंदूक आए हैं। कश्मीर में बंदूक आए, वही बंदूक है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया कि इससे जाके अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ो, वो बंदूक लेके वो कश्मीर में चले आए। तो ये चीज़ भारत के लिए अमेरिका और पाकिस्तान में जितना सहयोग कम होगा
उतना भारत के लिए अच्छा अच्छी होगा, बात है। क्योंकि समय समय पे पाकिस्तान ने अमेरिका से हथियार लेके उसका इस्तेमाल भारत खिलाफ गतिविधियों में। बिल्कुल। और एक और है, अफगानिस्तान में जो उन्होंने अपने हथियार छोड़ गए थे बाइडेन के समय में, जब अफगानिस्तान छोड़ रहे थे अंग्रेज के जो सेना के जवान, तो वहाँ पर $60,000 के जो है ना युद्ध के जो सामान है वो छोड़ कर आए। अभी ट्रम्प ने कहा है कि वो हमें चाहिए, वो हमें दे दो। तो ये क्या क्या हो सकता है इसका? वो ट्रम्प का वही उनका जो आइसोलेशनिस्ट पॉलिटिक्स है कि आपको अगर हमसे डील करना है तो हम आपको कुछ दे, इसके लिए आपको भी हमें कुछ देना पड़ेगा। वो एक बिजनेसमैन रहे हैं, ये उनका बैकग्राउंड रहा है। तो इसी बैकग्राउंड में, क्योंकि वो पिछली बार चले गए थे, बहुत जल्दी में उनकी सेनाएं छोड़ के गई, नाटो की और अमेरिका की सेनाएं बहुत जल्दी में छोड़ के गई थी, इसीलिए उनके बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो गए, हॉग हेलीकॉप्टर्स हो गए, फिर हमवीज हो गई, फिर अत्याधुनिक हथियार हो गए, M4 कार्बाइन जैसे राइफल्स हो गए। सो ये सब चीज़ें छोड़ के वो लोग चले गए थे, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी में दोहा टॉक्स के बाद वापस जाना पड़ा। तो ये तो जो आपको पूरा क्या लगता है कि वो हथियार देंगे? हालांकि उन्होंने कहा है कि हम हथियार देने वाले नहीं हैं। तालिबान उनको हथियार नहीं देगा, हाँ, क्योंकि तालिबान खुद घिरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान से उनका कन्फ्रंटेशन चालू है। उधर नॉर्दर्न अलायंस ताजिक्स लोगों का बैठा हुआ है तुर्किस्तान में, फिर यहाँ पे उनके यहाँ ही एक गुट खड़ा हो गया है ISKP, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। तो इसके लिए तालिबान इस स्थिति में नहीं है कि वो दे सके। बिल्कुल। $60,000 देना काफी मुश्किल होगा तालिबान के लिए। और इसकी वजह से पाकिस्तान, मुझे एक बात है अंकित यहाँ पर कि अमेरिका ने कहा है कि वो दोगे नहीं मुझे, तो हम जो तुमको फ्री में पैसे वैसे देते हैं, डोनेट करते हैं, वो हम बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि भारत भी डिपेंडेंसी बढ़ेगी क्या तालिबान अफगानिस्तान का? वही हम बता रहे हैं कि जो मैंने पाकिस्तान के संदर्भ में बताया, वही अफगानिस्तान के संदर्भ में भी लागू होता है कि वो एड देने के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं है। प्लस तालिबान के साथ उनकी हिस्ट्री अमेरिका की बहुत अच्छी नहीं रही है, इसीलिए अगर वो हथियार देने पे और रास्ता बिगड़ता है तो वहाँ पे एक प्लेयर कम हो जाएगा। वहाँ पे चाइना होगा अपने इन्फ्लुएंस के लिए, टर्की होगा, रसिया होगा और इंडिया होगा। तो इंडिया ने कभी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए अफगानिस्तान में ये नहीं किया है। इंडिया ने अफगानिस्तान में हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, डैम्स बनवाए हैं, सड़कें बनवाई है, डेवलपमेंटल, हाँ, बिजली का भी कुछ काम चल रहा है, बिजली का भी काम कर रहा है, मतलब डैम बनवाया उसके लिए। तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स दिए हैं उनको, किसी भी गुट को जाके सीधे रूप से हथियार नहीं दिया है या पैसा नहीं दिया है। ये मेरे कहने का मतलब है कि भारत और अफगानिस्तान जो है थोड़ा करीब आ सकते हैं इससे। बेशक आ सकते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान अगर भारत के करीब आता है तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये हमारा अफगानिस्तान हमारा अगर दोस्त बनता है तो पाकिस्तान को डिफेंड करने में हमें आसानी होगी और चीन के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल पैदा होगी। क्या कहेंगे आप? इसी चीज़ को लेकर हम बोल रहे थे कि ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। जैसे पिछले दिनों जो विक्रम मिस्त्री साहब की, हमारे जो सेक्रेटरी हैं, उनकी बात हुई तालिबान के विदेश मंत्री के साथ, तो उसमें जो बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए, उसमें एक प्रस्ताव रखा गया कि अभी जो पाकिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, तो उसका जितना भी व्यापार होता है वो पाकिस्तान के कराची पोर्ट से होता है। बट इंडिया ने एक अल्टरनेटिव बोला कि आप जो ईरान का ग्वादर बेस है उसके थ्रू आप हमसे व्यापार कीजिए एक्सक्लूसिवली, ताकि आप बहुत अच्छे से, आपको एक अल्टरनेटिव मिले। तो अगर अल्टरनेटिव मिलेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो उनको फ़ायदा होगा। प्लस इसमें क्या होगा, भारत का से अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसी के लिए भारत ने गेहूं दिए, उनको अनाज से मदद करता है, मेडिसिन से मदद करता है, तो उसके लिए भारत के लिए खुलेगा। प्लस पाकिस्तान के लिए उससे कोरोना के समय भी काफी मदद की। टेंशन इसलिए बढ़ेगा पाकिस्तान का उससे, क्योंकि पाकिस्तान में जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो अभी भी वजीरिस्तान हो गया या जो नॉर्थ वेस्ट उनका फ्रंटियर था, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। और पिछले कुछ दिनों में वो बहुत ज़्यादा भी परेशानी का कारण बने। हाँ, तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। तो इसके लिए अगर इंडिया और अफगानिस्तान करीब आते हैं तो उसमें उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। प्लस उनके जो ये उइगर्स मुस्लिम पे चीन जो अत्याचार करता है, उसको लेकर भी अफगानिस्तान में कुछ मिलिशिया हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो ताजिक मिलिशिया उनको सपोर्ट करते हैं, वो चीन में पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट कर चुके हैं, तो उससे चीन की भी परेशानी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इसके लिए भारत और अफगानिस्तान का साथ आना
चीन के लिए चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द बन सकता है, और इसमें मतलब- हमारा दोस्त अमेरिका साथ हो सकता है। बिल्कुल। तो अभी तक के जो डिसीजन है, अब बहुत संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि अभी तक के जो स्थिति है पॉलिटिकल, या जो देश का सिनेरियो है अमेरिका का, भारत का, दुनिया का, उसमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति बनना अमेरिका का भारत के हित में है। क्या कहना चाहेंगे इसमें 100% भारत के हित में है, क्योंकि भारत अभी विन विन लाइन पे है कि या तो रसिया जीत जाता है डिसाइसिवली यूक्रेन वॉर, जो कि होने से रहा। ट्रंप के आने से पहले, क्योंकि भारत कहाँ फंसता था, रसिया यूक्रेन पे फंसता था, इजराइल फिलिस्तीन पे फंसता था, प्लस उनके जो आपस में दोस्त हैं, ट्रंप चीन के खिलाफ है, ट्रंप पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नहीं मानते। तो जो भारत के दुश्मन हैं, ट्रेडिशनल दुश्मन, वो ट्रंप उनको बहुत ज़्यादा पहले से ही लाइक नहीं करता है। बिल्कुल। तो इसलिए दोनों देशों में जो करीबियाँ हैं, दोनों देशों की जो पॉलिसी मेकिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट के साथ होगा। इससे दोनों देश साथ में एक लंबा साझेदारी कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। अंकित, तो हमने देखा हमारे डिस्कशन में, बात चर्चा में ये बात सामने आई कि अभी जो माहौल, जो स्थिति बन रही है दुनिया भर में, तो ये पूरे जो है भारत के हित में है। और ऐसा देख करके लगता है कि दोनों की साझेदारी अमेरिका और भारत की लंबे समय तक चलेगी, और ये भारत के लिए बिल्कुल भी लाभप्रद रहेगा। दुनिया में भारत का नाम और रोशन होगा। मोदी सरकार के लिए परेशानियां कम हुई है, भविष्य में और भी कम होगा। तो हालांकि देखना होगा, अपने अपने देश की अपने अपने हित होते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।